Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, right? And today we are going to discuss a very interesting topic, right? From last two lectures, we are studying the factors which leads to development of the Neil Bohr atomic model, right? हमने बात की थी लास्ट टू सेकेंड लेक्चर में कि जो नील्स बोर है उसका जो एटॉमिक मॉडल है उसके डेवलपमेंट के लिए मेनली टू रीज़न थे। सही है, फर्स्ट था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और दूसरा था स्पेक्ट्रम, राइट। तो जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन था उसमें से हमने एक लेक्चर में बात कर ली है वेव प्रॉपर्टी ऑफ दैट रेडिएशन, एंड दूसरे लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली है पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट रेडिएशन, राइट। मतलब हमारा जो फर्स्ट रीज़न था वो कंप्लीट हो गया। नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड रीज़न, right? Means today we are going to discuss about the spectrum, right? Our topic name is evidence for the quantized electronic energy level. सही है, मतलब ये जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हुए वो एविडेंस था किस चीज़ के लिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है कोई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल की ऑर्बिट में प्रेजेंट है और तभी वो स्पेक्ट्रम फॉर्म होते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम क्या है, उसका एनालिसिस कैसे हुआ, वो सब आज हमें इस टॉपिक में देखना है। ओके, इस वीडियो में देखना है, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, नाउ you know about the light, right? Light having so many characteristics. उसमें से लाइट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, यू कैन सी दैट हियर कि जो हमारी लाइट है जब कोई एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, अपने पाथ से बेंड होती है। अगर वो फिर से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो अगेन वो अपने पाथ से डेविएट होती है। सही है, तो ये जो अपने पाथ से बेंड होना है या डेविएट होना है उसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और हमने बात की थी आगे कि ये जो रेडिएशन है हमारी, दे हैव अ वेव लाइक प्रॉपर्टी, दे हैव अ लाइट लाइक प्रॉपर्टीज। सही है, तो मतलब कि अगर हमारी लाइट डेविएट होती है, रिफ्रैक्शन शो करती है, तो हमारा जो रेडिएशन है वो भी तो एक टाइप ऑफ वेव ही है, तो वो भी कुछ ऐसा ही शो करेगा। सही है, तो यहाँ पे जो वी ऑलरेडी स्टडी दैट कि जब हम प्रिज्म पे कोई वाइट लाइट इम्पैक्ट करते हैं, ओके, तो क्या होगा, उसका डेविएशन होगा कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका सबसे कम क्या होगा, उसका सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका सबसे कम होगा। सही है, यू नो दैट द रेड हैविंग अ लार्जर वेवलेंथ है एज कम्पेयर टू द वायोलेट, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रेड है वो सबसे कम डेविएट हो रहा है, जबकि जो हमारा वायोलेट है वो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है। तो जब हम किसी प्रिज्म पे, सही है, किसी ऑब्जेक्ट पे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पे लाइट, वाइट लाइट को क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं। सही है, तो वो क्या होगी, मध्य जो हमारा मीडियम है वो चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो डेविएट होगा अपने पाथ से। और जो डेविएशन है वो उसकी वेवलेंथ पे या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ओके, तो जिसकी वेवलेंथ कम है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो सबसे कम डिफ्लेक्ट होगा। सही है, और जिसकी कम है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक क्या मिलता है, तो अगर यहाँ पे आपने फोटोग्राफिक प्लेट लगा के रखी है, फिल्म लगा के रखी है, तो ये वाइट लाइट 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, तो डिवाइड हो जाएगी। तो इसी 7 कलर के थ्रू जो फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। किसे बोलते हैं, तो अगर हमने किसी प्रिज्म पे कोई वाइट लाइट को क्या किया, इम्पार्ट करवाया, तो वो क्या होगा, प्रिज्म के थ्रू पास होने पर, मीडियम चेंज होने पर क्या होगी, डेविएट होगी। सही है, उसका रिफ्रैक्शन होगा, और ड्यू टू दैट रिफ्रैक्शन दैट वाइट लाइट डिवाइडेड और स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर। सही है, यू कैन सी दैट हियर विबग्योर, राइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स। तो ये वाइट लाइट इन 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। और यहाँ पे अगर आपने एक स्क्रीन फोटोग्राफिक
फिल्म लगा के रखी है या एक स्क्रीन लगा के रखी है तो यहाँ पे 7 कलर्स का एक बैंड मिलेगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, राइट। तो आपको पता ही है स्पेक्ट्रम क्या है, सही है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, ओके। When a radiation is analyzed through prism or diffraction grating, it produces a particular pattern or impression on फोटोग्राफिक फिल्म। सही है, आपने देखा कि जब हम किसी लाइट को या रेडिएशन को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, उसका डिफ्रैक्शन करते हैं, तब एक पर्टिकुलर पैटर्न में हमें क्या मिलता है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे एक पैटर्न मिलती है, एक फिक्स पैटर्न मिलती है, सही है। दिस पैटर्न ऑफ रेडिएशन ऑन फोटोग्राफिक फिल्म इज नोन एज स्पेक्ट्रम। जो ये रेडिएशन मिल रही है हमें स्क्रीन पे, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ओके। वो पर्टिकुलर पैटर्न में ही है कि जो सबसे नीचे होगा हमारा वायोलेट कलर होगा, सबसे ऊपर कौन सा होगा, रेड होगा, वो फिक्स है, पर्टिकुलर पैटर्न है। तो उसी पैटर्न को क्या बोलते हैं, हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ओके। और वी कैन से दैट स्पेक्ट्रम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। सही है, ये भी बोल सकते हैं कि वो क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट का कॉम्बिनेशन है। सही है, आपने देखा वहाँ पे कि जो हमारी लाइट थी वो वायोलेट को टू रेड में डिवाइड हो रही थी, वाइट लाइट स्प्लिट हो रही थी। तो ये जो वायोलेट टू रेड है वो डिफरेंट वेवलेंथ की हमारी सारी क्या है, तो रेडिएशन थी, लाइट थी। जो हमारा रेड है उसके पास 750 नैनोमीटर जितनी वेवलेंथ होती है, जबकि हमारा जो ब्लू है, वायोलेट है, उसकी 400 नैनोमीटर जितनी वेवलेंथ होती है। मतलब कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो उन सारे डिफरेंट वेवलेंथ से बना है, सही है, कि 400 टू हमने कहाँ तक देखा, 750, 400 टू 750 नैनोमीटर वेवलेंथ तक की जो कॉम्बिनेशन थी उसी का हमने क्या देखा, तो एक पैटर्न देखी रेगुलर, सही है। व्हेन वो कब मिली, तो व्हेन लाइट पास थ्रू प्रिज्म एंड सीरीज ऑफ कलर बैंड इज ऑब्टेन। सही है, कि जब हम लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो एक सीरीज मिलती है उसके डिफरेंट कलर की, सही है, और उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो यू कैन राइट एनी ऑफ दिस डेफिनेशन, राइट। तो जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो कुछ नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट वेवलेंथ है उसी को अगर हम कंबाइन कर दें तो जो मिलता है उससे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी लाइट या रेडिएशन को प्रिज्म में से पास करते हैं और तब जो पैटर्न फॉर्म होती है, सही है, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे जो कलर पैटर्न फॉर्म होती है उसी कलर पैटर्न को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ओके। तो ये हो गई स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, राइट। नाउ सी द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट स्पेक्ट्रा, कि ये जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन भी होता है। It is divided into two class. First one is the emission spectra and second one is absorption spectra. सही है, कि जो हमें जो ये स्पेक्ट्रा आपने देखा था विबग्योर कलर का, वो दो तरह से होता है एक्चुअली। जो स्पेक्ट्रा हम मॉलिक्यूल्स एटम का लेते हैं वो दो तरह के स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व करते हैं। एक तो होता है एमिशन स्पेक्ट्रा एंड दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ओके। ये क्या है उसको हम डिटेल में इसके बाद स्टडी करते हैं वन बाय वन, ओके। जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड सेकंड वन इज लाइन स्पेक्ट्रा, ओके। जो स्पेक्ट्रा है वो दो में डिवाइड होता है, दो तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक तो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ओके। ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो फर्दर डिवाइडेड होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में और लाइन स्पेक्ट्रा में, ओके। तो ये जो हमारे स्पेक्ट्रा है उसका क्लासिफिकेशन है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में स्टडी करते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा किसे बोलते हैं, when some substance is heated at a high temperature, the atom is the vapor get energized and excited. These energized atom return to the stable ground state by emitting electromagnetic radiation of certain definite wavelength और frequency। क्या बोला गया है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझो ये पूरे सेंटेंस को, कि जब हम किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर देते हैं,
हीट करते हैं, ओके, या फिर किसी भी तरह से उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सही है, तो क्या होगा, वो एक्साइटेड होगा, क्योंकि एनर्जी मिली है, सही है, तो एक्साइटेड होगा। अगर आप एकदम शांति से बैठे हुए हो, ओके, क्योंकि आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, या फिर कोई छोटे बच्चे की बात करो, लेकिन जब आप फिर अपना फेवरेट फूड खाते हो, ओके, तो आपके पास एनर्जी आ जाती है। फिर वो जो छोटा बच्चा है वो बहुत मस्ती करने लगता है, लेकिन जब तक उसने कुछ नहीं खाया था वो चुपचाप शांति से बैठा रहेगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है। तो वो जो चुपचाप शांति से बैठा हुआ है वो क्या है, उसका ग्राउंड स्टेट है। लेकिन जैसे ही उसने फूड लिया, बाय फूड उसे क्या मिली, एनर्जी मिली। यहाँ पे हम सब्सटेंस को बाय हीट एनर्जी दे रहे हैं। जैसे ही उसने खाना खाया थोड़ी देर में वो क्या करने लगा, तो मस्ती करने लगा। क्यों? क्योंकि वो उसके एक्साइटेड स्टेट में चला गया, उसके पास एनर्जी आ गई, सही है। तो यहाँ पे भी जब सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो वो क्या होता है, उसके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, लेकिन वो ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह पाता है। जैसे कि बच्चे ने खाया, सही है, फिर वो मस्ती करने लगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो बेचारा थक जाएगा, फिर से शांत होकर बैठ जाएगा, सही है। तो ऐसे ही एटम जब उसे एनर्जी मिलती है तब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा देर रहते हैं नहीं है। तो क्या करते हैं, जो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो बाय हीट हमने दी थी, सही है, उसे वो फिर से रिटर्न कर देता है, सही है। वो बच्चा है वो उसे यूज़ कर देता है, वो रिटर्न नहीं करता है, जबकि ये सब्सटेंस है उसे यूज़ तो करना नहीं है कहीं पे, तो वो क्या करेगा, उसे रिटर्न कर देगा और फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आके शांति से बैठ जाएगा, सही है। तब जो ये रिटर्न करता है तब वो कुछ एनर्जी की क्या करता है, वेवलेंथ को एमिट करता है, सही है, कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आता है तब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, सही है। वो कौन सा हमारा सब्सटेंस है उसके अकॉर्डिंग वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा, सही है। A series of bright lines separated from each other by dark space produced by the excited atom is called as emission spectrum, सही है, कि जब वो क्या करेगा, ये एमिट करेगा कुछ रेडिएशन को, कुछ फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को, या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को वो एमिट करेगा, तो उसके थ्रू जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम, सही है। एमिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सब्सटेंस है उसे जो हमने हीट दी थी, एक्स्ट्रा वाली हीट, और जिससे वो एक्साइटेड स्टेट में गया था, वो फिर से एक्साइटेड स्टेट में से कुछ एनर्जी की, कुछ फ्रीक्वेंसी की या फिर कुछ वेवलेंथ की एनर्जी जो रेडिएशन है उसे एमिट करेगा और फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ओके। तो वो जो एमिटेड हमारी रेडिएशन है वो कुछ ना कुछ क्या करेगी, तो एमिटेड है, रेडिएशन है, मतलब कि जैसे हमने स्पेक्ट्रम देखा तो यहाँ पे भी हमें कुछ स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन वो स्पेक्ट्रम किस चीज़ से मिल रहा है, तो वो जो एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी वजह से मिल रहा है, उसी वजह से उसे क्या बोलते हैं हम, तो एमिशन स्पेक्ट्रम, सही है। क्योंकि जब हमारा एटम कोई एक्साइटेड, सही है, ये कोई एटम है, उसे एनर्जी दी तो वो एक्साइटेड स्टेट में ऊपर चला गया, थोड़ी देर बाद क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा और फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, तो एक स्पेक्ट्रा मिलेगा, यहाँ पे लाइट होगी तो यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट लाइट के, तो उसी जो स्पेक्ट्रम है उसे क्या बोलेंगे हम, एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो एमिशन से जो एमिटिंग रेडिएशन है, एमिट हो रहे हैं रेडिएशन, उससे फॉर्म हो रहा है, उसी वजह से उसे बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, ओके। नाउ हमने बात की कि जो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ओके। कौन से बेस पे,
तो जो हमारा ये एमिशन स्पेक्ट्रा है वो उसके सोर्स के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, कि कौन सा सोर्स हम रेडिएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड सेकेंड वन इज़ लाइन स्पेक्ट्रा। ओके, एक तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रा। ये दोनों एमिशन स्पेक्ट्रम के ही एक पार्ट है। ओके, नाउ फर्स्ट स्टडी द continuous spectra. Okay, continuous spectra क्या है? When white light pass through a prism, it splits into a 7 different color from violet to red like rainbow. सही है, हमने क्या बोला कि जब हमने प्रिज्म में से कोई वाइट लाइट को क्या किया, पास किया, तो वो 7 डिफरेंट कलर में क्या हो गई, तो डिवाइड हो गई, स्प्लिट हो गई, और हमें क्या मिला, तो एक स्पेक्ट्रम मिला। सही है, कैसा, रेनबो जैसा। रेनबो में भी तो यही होता है ना, वायोलेट टू रेड कलर के 7 कलर, वो उसमें भी रिफ्रैक्शन ही होता है कि जो सनलाइट आ रही है उसकी रेज का बाय द वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और उसी वजह से हमें रेनबो मिलता है। तो यहाँ पे जब हम किसी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे वो तो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाएगी और एक स्पेक्ट्रम देगी। अब वो क्या है, तो दिस कलर्स आर सो कंटिन्यूअस कि ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, दैट ईच ऑफ देम मर्ज इनटू द नेक्स्ट। मैं आपको दिखाऊंगी फिगर में तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। सही है, कि तो हमने क्या देखा था कि जब हम प्रिज्म में से किसी वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 कलर में डिवाइड होता है। सही है, हमने आगे फिगर में भी देखा है कि वो हमने वर्टिकल एक स्पेक्ट्रा देखा था जिसमें हमें विबग्योर वायोलेट को टू रेड कलर के क्या मिल रहे थे, तो एक स्पेक्ट्रा मिल रहा था। सही, डिफरेंट 7 कलर में डिवाइड हो रहा था, तो उसी को मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, वो कंटिन्यूअस है। कैसे कंटिन्यूअस है, तो एक दूसरे कलर एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। यू कैन सी दैट हियर कि देखो यहाँ पे वायोलेट है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कब वो वायोलेट ब्लू में कन्वर्ट हो गया। सही है, वायोलेट और ब्लू एक दूसरे से मर्ज है, वैसे ही ये जो ब्लू है वो धीरे धीरे ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। कोई ऐसी स्पेसिफिक लाइन नहीं है कि जहाँ से वो हम उसे सेपरेट कर सके। सही है, सारे कलर एक दूसरे में क्या है, मर्ज हुए हैं। सही है, कि जो पहला कलर है दूसरे से मर्ज है, दूसरा तीसरे से मर्ज है। सही है, एक कंटिन्यूअस है, ये सारे जो कलर्स कैसे हैं, कंटिन्यूअस है, उसमें बीच में कोई गैप नहीं है। उसी वजह से उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके, क्यों उसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, तो यू कैन सी दैट कि ऑल कलर्स, यहाँ पे जितने भी कलर्स है वो एक दूसरे से मर्ज हुए हैं। सही है, मर्ज है सारे कलर्स एक दूसरे से, बीच में कोई सेपरेटिंग लाइन है नहीं। उसी वजह से उस स्पेक्ट्रा को कौन सा बोलते हैं, हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोलते हैं, जो किससे फॉर्म होगा, जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर थ्रो करेंगे। सही है, तो वो 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और जो स्पेक्ट्रा देगी वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होगा क्योंकि सारे कलर एक दूसरे से मर्ज हुए हैं और जो कंटिन्यूअस है, बीच में कोई सेपरेटिंग लाइन नहीं है। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब देखते हैं हम दूसरा लाइन स्पेक्ट्रा। तो लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, व्हेन सम वॉलेटाइल सॉल्ट लाइक एग्जाम्पल NaCl is placed in a Bunsen flame or an electric discharge is passed through a gas at low pressure, light is emitted। क्या बोला गया है कि जब हम किसी वॉलेटाइल सब्सटेंस को या गैस को क्या करेंगे, फ्लेम एक बर्नर के ऊपर रख देंगे या फिर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। सही है, तो वो क्या करेगा, उसे हीट देने पर लाइट को एमिट करेगा। सही है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट वे से उसे फ्लेम पे रख रहे हैं, मतलब हीट दे रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसे एनर्जी दे रहे हैं। सही है, तो एनर्जी देने पे वो क्या करेगा, कुछ लाइट को एमिट करेगा। ओके, द कलर ऑफ लाइट एमिटेड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि ये जो लाइट एमिट होगी वो क्या होगी, जो सब्सटेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। सपोज कि NaCl के लिए लिया है तो वो डिफरेंट होगा, कोई अदर सब्सटेंस के लिए स्पेक्ट्रल ले रहे हैं तो वो एमिटेड लाइट डिफरेंट होगी। सही है,
If the light is resolved in a spectroscope, it is found that no continuous spectrum is obtained, but some isolated color lines are obtained on the photographic plate, separated from each other by a like dark space. Such स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम. क्या बोला गया है कि आगे हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देखा, उसमें क्या था, कोई सेपरेटिंग लाइन नहीं थी, सारे कलर एक दूसरे से मर्ज हो रहे थे, सही है, और एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा फॉर्म हो रहा था. जबकि आप इस तरह का स्पेक्ट्रा लोगे लाइन स्पेक्ट्रा, तो उसमें क्या है, जो हमारी लाइन फॉर्म हो रही है किसी सब्सटेंस को हम हीट देने से, एक्साइटेड स्टेट में जाने से जो लाइट एमिट हो रही है, और उस लाइन के थ्रू अगर हम उसका ऑब्जर्वेशन देखें बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप, ओके, तो वो क्या मिलेगा, एक कंटिन्यूअस लाइन नहीं होगी, लेकिन बीच में डार्क पोर्शन भी होगा, वो डार्क पोर्शन से सेपरेट हो रही होगी, तो उसी को बोलेंगे हम लाइन स्पेक्ट्रम. और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो किस पे डिपेंड करता है, तो जो हमारा सब्सटेंस लिया गया है वो कौन सा है, उसका नेचर कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, तो आप अगर फिगर में देखोगे यू विल वेरी क्लियर दैट लाइन स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा. उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं. किससे, लाइन स्पेक्ट्रा को. ओके, नाउ यू कैन सी दैट हियर कि एक बर्नर ले लिया है, उसके ऊपर हमने NaCl रख दिया है. ओके, तो उसमें से क्या होगा, रेडिएशन क्या होगा, तो फॉर्म होगा. उस रेडिएशन को हमने एक रे में, बीम में लाने के लिए एक बीच में स्प्लिट लगा दिया है, ताकि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की बीम हमें मिले. उसे प्रिज्म से हमने क्या किया, पास किया. तो आपको सिर्फ यहाँ पे अगर आप सोडियम का स्पेक्ट्रा फॉर्म कर रहे हो, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे सिर्फ दो वेवलेंथ की लाइन ही हमें मिलेगी, सिर्फ 2 लाइन मिलेगी, बाकी का सारा पोर्शन ब्लैक होगा. अगर आप सोडियम के बारे में बात कर रहे हो तो आपको यू विल गेट ओनली 2 लाइन्स ऑफ 5896 एंगस्ट्रॉम एंड 5890 एंगस्ट्रॉम, जो कि येलो कलर की लाइन मिलेगी, बाकी का सारा पोर्शन क्या होगा, ब्लैक होगा. जबकि कंटिन्यूस में सारे पोर्शन में कलर लाइन थी, सारे पोर्शन में कलर था, और वो एक दूसरे से मर्ज हो रहे थे. जबकि यहाँ पे सारा पोर्शन ब्लैक है, सिर्फ 2 ही लाइन मिल रही है. ओके, यू विल क्लियर बाय दिस कि एक हमने हॉट और डाइल्यूट गैस ले लिया, सही है. हॉट है क्योंकि हमें उसे एनर्जी देनी है, तभी वो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेक्ट्रम में सिर्फ कुछ, यहाँ पे कुछ पर्पल है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ग्रीन है, और साथ में क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ इतनी पोर्शन में सिर्फ हमें, एक मिनट, सिर्फ यहाँ पे इतने पोर्शन में देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जितने में कलर दिखाया गया है, सिर्फ उतना ही स्पेक्ट्रा मिल रहा है. बाकी का जो पोर्शन है वो क्या है, तो ब्लैक है, मतलब वहाँ पे कोई लाइन नहीं है. ओके, मतलब कि अगर हमने कोई गैस लिया है तो वो क्या करेगा, उसके नेचर के अकॉर्डिंग सिर्फ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को ही एमिट करेगा. जैसे कि यहाँ हमने सोडियम लिया, तो उसने कौन सी, सिर्फ 2 वेवलेंथ की लाइन ही एमिट की, जो कि किसकी थी, येलो कलर की थी. ये कोई दूसरा गैस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 5-6 लाइन मिली. लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ या जो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को या वेवलेंथ की जो हमारी लाइट है उसे एमिट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा. सही है, ये स्पेक्ट्रा एमिशन जो लाइट है, एमिटेड लाइन है, उसके थ्रू मिल रहा है, उसी वजह से उसे क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं. ओके, और वो पर्टिकुलर एटम के लिए पर्टिकुलर होता है. सही है, सोडियम के लिए ये हो गया, तो फिर किसी और के लिए दूसरा, मतलब ये उसकी फिंगरप्रिंट जैसा है. जैसे हम अपने फिंगरप्रिंट की बात करें तो जो हमारा वो क्या है, एक तो खुद के लिए खुद की आइडेंटिकल होती है. किसी भी 2 शख्स के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होंगे. उसी तरह यहाँ पे अगर आप किसी भी एटम का एमिनेशन स्पेक्ट्रा लोगे, लाइन स्पेक्ट्रा लोगे, तो वो क्या होगा, कभी भी सेम नहीं आएगा. तो उस स्पेक्ट्रा के थ्रू आप भी जान सकते हो कि हमारा कंपाउंड, हमारा एटम कौन सा है. मतलब वो पर्टिकुलर सब्सटेंस और एटम के लिए वो एक फिंगरप्रिंट जैसा है. ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो कैसा है, उसका फिंगरप्रिंट जैसा है उस एटम और उस सब्सटेंस के लिए, क्योंकि जो सब्सटेंस उसका
डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की क्या करेंगे, रेडिएशन को एमिट करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग उसका जो लाइन स्पेक्ट्रा फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ओके, बात समझ में आई। लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, तो जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करेगा, और उसी को फिर हम क्या करेंगे, उसे रिफ्रैक्ट तो करना है ना, तो बीच के में प्रिज्म रख के उसे रिफ्रैक्ट करेंगे। लेकिन वाइट लाइट थी, कंटिन्यूअस में वाइट लाइट हमने यूज़ की, तो वो 7 कलर में स्प्लिट हुई। लेकिन यहाँ पे वाइट लाइट नहीं है, यहाँ पे क्या है, तो ये जो हमारा पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो रेडिएशन फॉर्म करेगा वही रेडिएशन है, तो उसमें जो कलर होंगे प्रेजेंट वही हमें दिखेंगे। सही है, वो एमिशन लाइट के थ्रू हम ये स्पेक्ट्रा फॉर्म कर रहे हैं, उसी वजह से उसे एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। सही है, यहाँ पे सिर्फ लाइन फॉर्म होती है, उसी वजह से ये क्या है, तो लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा है हमारा। ओके, आई बात समझ में। और वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा खत्म हुआ। पता चली ना बात, एमिशन स्पेक्ट्रा किससे बोलते हैं, तो एमिटेड लाइन से जो फॉर्म करते हैं उसी को एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस कब मिलता है, जब हम वाइट लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं प्रिज्म पे, तो कंटिन्यूअस मिलेगा, क्योंकि 7 कलर में डिवाइड होगा, एक दूसरे से वो मिल रहे होंगे कलर्स सारे। सही है, जबकि हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को हीट करते हैं तब जो मिलता है वो क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि वो हर एक का वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा, उसके नेचर के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो हमारे रेडिएशन है उससे ही एमिट करेगा, तभी वो क्या होगा, तो स्पेसिफिक एटम के लिए स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये एमिशन हो गया, क्योंकि एमिटेड रेज से हम फॉर्म कर रहे थे। नाउ डिस्कस अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सही है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, व्हेन वाइट लाइट पास थ्रू अ सॉल्यूशन और वेपर of chemical substance, it absorbs the light of certain characteristic wavelength, and the light of other wavelength get transmitted. This produce a series of dark line on the white black background. Okay, क्या बोला गया है, तो जो लाइन स्पेक्ट्रा था हमने वहाँ पे सब्सटेंस को हीट किया था। सही है, और जो रेडिएशन मिली उसका स्पेक्ट्रा लिया था। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसमें क्या करना है, तो हमारी जो वाइट लाइट है उसे हमें किसी सॉल्यूशन या फिर हमारे सब्सटेंस में से पास करना है, किसे, वाइट लाइट को। तो वो जो सब्सटेंस है हमारा वो पर्टिकुलर लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सही है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा और बाकी की लाइट को एमिट करेगा। तो मतलब जो एब्जॉर्ब कर ली वो वाला पोर्शन क्या आएगा, ब्लैक आएगा। बाकी के पोर्शन में हमें क्या मिलेगा, तो स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। तो वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू फॉर्म किया गया स्पेक्ट्रा है, उसी वजह से उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, यू कैन सी दैट हियर कि अगर हमने यहाँ पे क्या किया है, एक वाइट लाइट को पास किया, किस में से, एक कूल गैस है उसमें से, तो वो क्या करेगा, उसके नेचर के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ की लाइट होगी उसे क्या करेगा, वो एब्सॉर्ब कर लेगा। वाइट लाइट में तो 7 कलर्स होते हैं, लेकिन इसका जो नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। बाकी की जो वेवलेंथ है उसे आगे बढ़ाएगा, तो वो जो प्रिज्म पे आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा और हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो कुछ ऐसा स्पेक्ट्रा मिलेगा जहाँ पे ये जो हमारे ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हो, ओके, जो हमारा ये ब्लैक पोर्शन है वो लाइट है, वो यहाँ पे क्या हो रही है, तो उसने ये गैस ने क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है उस वेवलेंथ की या उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को ये जो गैस है उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, तभी उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, डिफरेंस देखना आप, जो आपका लाइन स्पेक्ट्रा था या एमिशन स्पेक्ट्रा था उसमें क्या था, जिस वेवलेंथ को उसने एमिट किया उसके कलर स्पेक्ट्रा की लाइन आ रही थी, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूअस है, लेकिन जितना पोर्शन ये एब्जॉर्ब करेगा सिर्फ उतने पोर्शन में आपको यहाँ पे ब्लैक लाइंस मिलेगी। सही है,
किसकी ब्लैक लाइन है? जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई है उसकी वो ब्लैक लाइन है, उसी वजह से इसे क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। डू यू गेट इट? ओके, शांति से धीरे से समझना है ये दोनों चीज़ें। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आप क्लियर कर लेना। ओके, now emission and absorption spectra. First one, the emission spectra is obtained when radiation from the source are directly analyzed in the spectroscopy. सही है, emission में क्या किया, जो source था हमारा उसमें से जो रेडिएशन आए उसी को हमने एनालाइज किया। जैसे NaCl को हमने हीट किया या किसी गैस को हीट किया और जो रेडिएशन मिले उसे ही हमने एनालाइज कर लिया। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द वाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू द सब्सटेंस एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज। सही है, उसमें ली की कौन सी लाइट हमने? वाइट, उसे सब्सटेंस पे पहले हमें पास किया सब्सटेंस में से, और सब्सटेंस ने जो लाइट ट्रांसमिट की थोड़ी सी उसने क्या की? एब्सॉर्ब कर ली और थोड़ी सी ट्रांसमिट की। तो जो ट्रांसमिट लाइट थी उसमें उसको एनालाइज किया और जो स्पेक्ट्रम मिला उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, दोनों के बीच का दोनों हम फॉर्म कैसे करते हैं, मेन चीज़ वही है कि एमिशन कैसे होता है। तो हमारा जो सब्सटेंस है उसे डायरेक्ट एनर्जी दो ताकि वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तब जो रेडिएशन वो एमिट करेगा उसी को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लो तो हो जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है? तो वाइट लाइट को किसी सब्सटेंस में से पास करो तो जो वाइट लाइट है उसमें से कुछ रेडिएशन को वो एब्सॉर्ब कर लेगा और बाकी के क्या करेगा? उसमें से पास होने देगा, ट्रांसमिट होने देगा। तो जो ट्रांसमिट हमारे रेडिएशन है उसका जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उसमें जो ब्लैक लाइन होगी वो ब्लैक लाइन वाले जो रेडिएशन है उसे हमारे सब्सटेंस ने क्या कर लिए होंगे? एब्सॉर्ब कर लिए होंगे। ओके, क्लियर हो गए ना इस बात से कि दोनों कैसे फॉर्म होते हैं? थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होना। अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो फिर से रिवाइज करो इस लेक्चर को। ओके, फिर से आप बैठ जाओ और फिर से सुनो, फिर से देखो कि एमिशन कैसे फॉर्म हो रहा है और जो एब्जॉर्प्शन है कैसे फॉर्म हो रहा है। ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। देन second difference is it consists of bright color lines separated by dark space. सही है, देखो यहाँ पे क्या है, तो ब्राइट कलर की लाइन से सिर्फ यहाँ पे कुछ कुछ लाइन ही हमें मिल रही है, बाकी का पोर्शन डार्क है। मतलब जो हमारी कलर लाइन है वो स्पेक्ट्रा है, बाकी का डार्क स्पेस है। सही है, मतलब ये जो ब्राइट कलर दिख रहे हैं उतनी ही लाइट को हमारा सब्सटेंस क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। उतने कलर की रेडिएशन को ही सिर्फ वो एमिट कर रहा है। आई बात समझ में? जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन इन द अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहाँ पे लाइन किसकी थी? ब्राइट कलर्स की थी। जबकि हमारा एब्जॉर्प्शन है उसमें जो लाइन है वो किसकी है? ब्लैक कलर की है। ये ब्लैक कलर क्या शो कर रहा है? तो वो जो ब्लैक कलर है उतनी रेडिएशन को हमारे सब्सटेंस ने क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है। बाकी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, लेकिन ये जो ब्लैक कलर है उसकी, क्योंकि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हमने किससे फॉर्म किया था? वाइट लाइट से। यहाँ भी तो हमने क्या किया? वाइट लाइट ही यूज़ की, लेकिन जो हमारा सब्सटेंस था उसने कुछ रेडिएशन, जो कुछ वेवलेंथ थी उसके रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। सही है, तो बाकी जो एब्जॉर्ब कर लिया उस पोर्शन में हमें क्या मिलेगा? ब्लैक मिलेगा, बाकी का तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही होगा। ओके, और जो हमारा थर्ड डिफरेंस है वो है एमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इफ सोर्स एमिट्स वाइट लाइट और डिसकंटिन्यूअस। सही है, कि जो अगर हमारा सोर्स है वो वाइट लाइट एमिट करता होगा, सही है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी मिल सकता है। और जो अगर वो वाइट लाइट नहीं एमिट करता होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। सही है, जो हमने पहला उसी के दो पार्ट देख लिए थे, उसका क्लासिफिकेशन देखा था। पहला कंटिन्यूअस था कि जो भी सब्सटेंस क्या करेगा? वाइट लाइट एमिट करेगा। बल्ब हो गया, वाइट लाइट एमिट करेगा तो उसका स्पेक्ट्रा क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस मिलेगा। लेकिन हमने सोडियम लिया, NaCl लिया,
सोडियम क्लोराइड लिया तो उसका स्पेक्ट्रा क्या था, डिसकंटिन्यूअस था, क्योंकि वो लाइन स्पेक्ट्रम था, बहुत सारे पोर्शन में ब्लैक पोर्शन था, सही है, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। जबकि जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इट्स ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस में से आप वाइट लाइट पास करोगे तो कुछ ना कुछ रेडिएशन को तो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। मतलब कभी भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पॉसिबल नहीं है, कब, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, क्योंकि हमें वाइट लाइट पास करनी है सॉल्यूशन या सब्सटेंस में से, तो वो जो सब्सटेंस होगा वो कुछ ना कुछ रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब कर ही लेगा, तभी वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन, कि जो हमारे हाइड्रोजन है उसका लाइन स्पेक्ट्रा आया, और उसी की वजह से तो हमें पता चला कि जो रुथरफोर्ड का मॉडल है उसमें हमने देखा था ना उसके ड्रॉबैक में कि वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और उसी वजह से नील्स बोर का मॉडल क्या आया, तो हमें फाइंड आउट किया नील्स बोर ने एक नया मॉडल, उसी के अकॉर्डिंग रुथरफोर्ड को थोड़ा सा आगे ले जाके उसका एक मेन बड़ा रीज़न क्या था, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन। तो उससे पहले हमने देख लिया कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या है। ओके, अब हम हाइड्रोजन के स्पेसिफिक एक एटम के लिए बात करें, वो है हाइड्रोजन। एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रा ही है, लेकिन वो हाइड्रोजन के लिए जो स्पेक्ट्रा मिला है उसकी स्टडी है, उसीलिए उसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन। ओके, नाउ सी, when an electric discharge is passed through a gaseous hydrogen in a discharge tube at a low pressure, the hydrogen molecules dissociated and the energetically excited hydrogen atom produce emit electromagnetic radiation of discrete frequencies। सही है कि हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस लिया, उससे में से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है वो पहले तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा हाइड्रोजन, फिर वो एनर्जी को रिलीज करेगा और फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तब जब वो एनर्जी रिलीज करता है उसके अकॉर्डिंग जो हमें एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के, उसी को उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ओके, ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन की बात हो रही है कि हाइड्रोजन पहले क्या हुआ, तो एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आया। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तब रेडिएशन को एमिट करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी बाय हाई लेवल से नीचे आ रहे हैं तो एनर्जी उसे यूज़ करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, सही है, तभी वो नीचे आएगा नीचे वाले लेवल पे। तो वो जो रेडिएशन वो एमिट करता है उसका जो स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। वो लाइन स्पेक्ट्रा जैसा है, उसी वजह से लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। ओके, अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसकी बहुत सारे लोगों ने स्टडी की है, सही है, लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो जो सारी स्टडी है उसे मिला के लास्ट में जो हमारे रीडबर्ग थे, सही है, जो रीडबर्ग थे उन्होंने एक हमें क्या दिया, तो एक फॉर्मूला लिया, किस चीज़ के लिए, तो वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए, कि ये जो हाइड्रोजन जो लाइन स्पेक्ट्रा फॉर्म हो रहा है उसके जो वेव नंबर है वो कितने हैं, सही है, वो फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला दी, किसने, रीडबर्ग ने फॉर्मूला दी, सही है। वो फॉर्मूला की क्या थी, तो हमें पता है जो वेव नंबर है, सही है, वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार इक्वल टू 1/λ, सही है। तो ये जो 1/λ इक्वल टू RH 1/n1² माइनस 1/n2², यहाँ पे n1 और n2 क्या है उसकी भी बात करते हैं हम। ओके, तो एक हमें क्या मिला, एक उन्होंने रिलेशन दिया, एक उन्होंने फॉर्मूला दी किस चीज़ के लिए, तो वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए। जो RH है वो क्या है, तो रीडबर्ग कांस्टेंट है, जो रीडबर्ग ने फॉर्मूला दी थी तो उससे बोल दिया हमने रीडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू जो है वो क्या है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे जो n1 है n2 क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो n1 n2 है वो इंटीजर्स है, सही है, 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट तक के इंटीजर्स है। वो क्या है, तो एनर्जी लेवल्स है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को हम n1 n2 n3 से रिप्रेजेंट करते हैं। हम देखेंगे आगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है। ओके, और ये जो n2 है वो होता है n1 + 1 n1 + 2, सही है, मतलब कि जो भी आप n1 लो
उसमें एक आपको ऐड करते जाना है। ओके, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ मिलती है, उसकी भी हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन के लिए पहले ऐसा नहीं है रिडबर्ग बाद में आए, पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने थोड़े थोड़े हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा का क्या किया, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उसके अकॉर्डिंग हम ये इस फॉर्मूला पे वापस आएंगे। ओके, उससे पहले हम उसके जो स्पेक्ट्रा था उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा मिला तो कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रा मिला। ओके, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो उस तरह से कुछ स्पेक्ट्रा मिला हाइड्रोजन का। ओके, क्या था, तो जो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा था, सबसे पहले उसे जो स्टडी किया था वो बार्मन ने स्टडी किया था। किसने? बार्मन ने। उन्होंने जो स्पेक्ट्रा मिला था हाइड्रोजन का, वो जो स्पेक्ट्रा था वो विजिबल में था, तो स्टडी करना थोड़ा सा इजी था। उन्होंने बार्मन में क्या किया, तो स्टडी किया। उन्होंने क्या कहा कि जब हाइड्रोजन n इज इक्वल टू 2 लेवल में आता है, n इज इक्वल टू 2 लेवल में आता है, कहाँ से? देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि सपोज के डिफरेंट एनर्जी लेवल है, ए n इक्वल टू 1 का है, ए n इक्वल टू 2 का है, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। सही है, जब हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा हाइड्रोजन है वो ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन हमारे कि 1 में से 2 में जाए, 2 में से 3 में जाए, 3 में या 1 में से 4 में जाए। सही है, तो वो जब ऊपर जाएंगे तो वो वापस भी तो नीचे आएंगे। सही है, एक्साइटेड स्टेट में से वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे। सही है, तो जब वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक डिफरेंट स्पेक्ट्रा मिला। सही है, तो जो स्पेक्ट्रा जिन्होंने स्टडी किया उसी साइंटिस्ट के नाम पे से उस रीजन को, उसके थोड़े से पोर्शन, ये पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है। सही है, अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, फोन के बाद भी आता है, वो कंटिन्यू है, लेकिन जिस साइंटिस्ट ने जितना पोर्शन स्टडी किया उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया गया कि इतना जो पोर्शन है उन्होंने जो स्टडी किया था किसने? लाइमन ने, तो उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या है? तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2, 3, 4 किसी भी एनर्जी लेवल में से कहाँ से आएगा? 1 पे आएगा, कहीं भी हो, लेकिन आएगा किस में? 1 में। तब जो हमारा स्पेक्ट्रा फॉर्म हुआ, ये वाला रीजन, ये पूरा वाला रीजन, सही है, उसे क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। और ये रीजन कहाँ पे मिला था? तो अल्ट्रावायोलेट रीजन में मिला था। ओके, जो सीरीज थी लाइमन सीरीज वो किस रीजन में मिली थी? अल्ट्रावायलेट में। वहाँ पे क्या हो रहा था? तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे वो n इक्वल टू 2, 3, 4 कोई भी स्टेट हो, यहाँ पे कोई भी लेवल हो, लेकिन वहाँ से जा किस में रहे थे? n इज इक्वल टू 1 में ही जा रहे थे। ओके, बार्मन सीरीज है वो क्या है? जब हमारा इलेक्ट्रॉन, हमारा हाइड्रोजन जो n इक्वल टू 3, 4, 5 कहीं भी हो, लेकिन वो वहाँ से कहाँ जा रहा था? n इक्वल टू 2 में, सेकंड वाले एनर्जी लेवल में। और उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हमें कलर्स मिल रहे थे जो, उसे क्या बोलते हैं? बार्मर सीरीज। और वो जो रीजन था पूरा वो किसके अकॉर्डिंग था? विजिबल के अकॉर्डिंग था। फिर आई पाश्चन सीरीज। वहाँ पे क्या है? तो जो हमारा लास्ट वाला एनर्जी लेवल है n इक्वल टू 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहाँ पे आएगा? थर्ड लेवल में आएगा। 4, 5, 6, 7 कहीं से भी उसके एक्साइटेड से नीचे आना है। ओके, फर्स्ट में से सेकंड या 2 में से थर्ड वाला नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है? एमिशन है। एमिशन कब होगा? जब एक्साइटेड में से हाई एनर्जी लेवल में से लो में आएगा तभी एमिशन होगा। सही है, नहीं तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो हमें थर्ड में आना है, मतलब 4, 5, 6 में से थर्ड में आना है, ऐसा नहीं है कि 1 और 2 में से थर्ड में आना है। ओके, क्लियर दैट। तो वो जो रीजन मिला पाश्चियन को, वो रीजन था इंफ्रारेड में मिला था। ओके, फिर आए ब्रैकेट, उन्होंने कौन सा रीजन? ये वाला रीजन फाइंड आउट किया। सही है, वो भी इंफ्रारेड में ही था, लेकिन तब हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो उसके एक्साइटेड लेवल में से n इक्वल टू 4 लेवल में आ रहा था। उसके बाद फुंड सीरीज आई। ओके, जहाँ पे n इक्वल टू n1 इक्वल टू 5 और n2 इज इक्वल टू, जैसे कि हमने बोला n2 क्या, n1 अगर 1 है तो n2 हो जाएगा 1 + 1, 1 + 2। ओके, 1 + 1, 1 + 2, तो ऐसे हमें क्या मिलेगा? n2 मिलेगा, वही लिखा गया है। ओके, एक और मैं उसके लिए आपको पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा
कि वो कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। ओके, ये मैंने ले लिया है n=1, n=2, n=3, n=4, 5, 6, 7 ऐसे है। ओके, तो पहली सीरीज लाइमन सीरीज क्या थी हमारी, कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम है वो n=2 में से भी कहाँ आएगा, 1 में, 3 में से भी कहाँ आ रहा है, 1 में, 4 में से कहाँ आ रहा है, 1 में। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में से आएगा कहाँ पे, तो n=1 में। ओके, n=1 में आएगा, तब वो 2 में से आएगा तो कुछ डिफरेंट रेडिएशन एमिट करेगा, 3 में से 1 में आएगा तब कुछ डिफरेंट रेडिएशन एमिट करेगा, 4 में से 1 में आएगा तब कुछ डिफरेंट रेडिएशन एमिट करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रा मिला, जो पोर्शन मिला, उसे क्या बोला गया, लाइमन सीरीज। और वो कहाँ पे मिला था हमें, यूवी रीजन में मिला था। ओके, बात आई समझ में। फिर आती है बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज में क्या होता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो लेकिन आएगा कहाँ, n=2 स्टेट में, मतलब 3 में से 2 में आएगा, 4 में से 2, 5 में से 2, 6 में से 2, 7 में से 2, कहीं में से भी, लेकिन सेकंड नंबर के एनर्जी लेवल में आएगा तब जो रेडिएशन एमिट करेगा और उसके थ्रू जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसे क्या बोला गया, बार्मर सीरीज। और वो कहाँ पे मिली, विजिबल में मिली। कहाँ पे मिली वो, विजिबल में। सही है। फिर आई पाश्चन सीरीज। ओके, उसमें क्या था, n=3, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अपर वाले जो हाई एनर्जी लेवल के स्टेट थे उसमें से वो कहाँ आ रहा था, नीचे वाले में 3 नंबर तक आ रहा था। तब जो रेडिएशन एमिट हुई तो उसे बोला गया पाश्चन सीरीज, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व की थी ये सीरीज। ओके, और वो सीरीज कहाँ पे मिली, IR में। वैसे n=4 तक जब हमारे एटम्स आए तब उसके अकॉर्डिंग जो सीरीज मिली उसका ऑब्जर्वेशन ब्रैकेट नाम के साइंटिस्ट ने किया था, उसी वजह से उसे बोला जाता है ब्रैकेट सीरीज। सही है, वो उसका रीजन भी क्या है, IR है। उसके बाद कौन आए, फुंड। उन्होंने क्या बोला, n=5 तक हमारा, जब हमारे एटम्स n=5 लेवल में आते हैं उसके हाईएस्ट स्टेट में से, तब जो सीरीज मिली उसे बोला गया फुंड सीरीज, और वो भी कहाँ पे थी, IR रीजन में थी। तो ऐसे हमारे हाइड्रोजन के लिए एक स्पेक्ट्रा फॉर्म किया गया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन को, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के स्पेक्ट्रा को डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और उसी के अकॉर्डिंग उस सीरीज को नाम दे दिया गया। सही है, तो लाइमन सीरीज जहाँ पे जो एटम है एक्साइटेड स्टेट में से n=1 एनर्जी लेवल के स्टेट में आता है। फिर जो बार्मर सीरीज है उसमें इलेक्ट्रॉन उसके हायर एनर्जी लेवल में से n=2 वाले लेवल में आता है। जो पाश्चन सीरीज है उसमें जो एटम है वो हायर एनर्जी लेवल में से n=3 लेवल में आते हैं। ब्रैकेट सीरीज में n=4 सीरीज में, फुंड में n=5 सीरीज में आते हैं। सही है, तो ऐसे उन्होंने एक स्पेक्ट्रम, एक पूरी सीरीज तैयार कर दी। ओके, और ये पूरी सारी सीरीज मिला के हमें एक हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा मिला। ओके, आई बात समझ में। और ये सारी सीरीज के लिए हमें जो हमारे साइंटिस्ट थे, ओके, रीडबर्ग, उन्होंने इन सारी सीरीज के लिए एक फॉर्मूला दे दी। कौन सी, 1/λ = रीडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ओके, तो ये उन्होंने एक सीरीज दे दी थी और वी कैन से दैट इट्स अ वेव नंबर। ओके, तो आई बात समझ में, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है हमारा। ओके, तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा था वो ख़त्म हुआ। तो हमने देख लिया कि जो हमारा रेडिएशन है उसके पास वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, वो स्पेक्ट्रा भी हमारा फॉर्म करता है। तो ये सारी बातें रुदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, उसी वजह से नील्स बोर एटॉमिक मॉडल क्या आया, तो फाइंड आउट हुआ। तो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल क्या है, कैसे फाइंड आउट हुआ, उसके जो डेवलपमेंट के लीडिंग ऑब्जेक्ट थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में नील्स बोर मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो उसके रीजंस थे उसके डेवलपमेंट के लिए वो यहाँ पे कंप्लीट हुए। ओके, हमने वेव नेचर पढ़ा, पार्टिकल नेचर पढ़ा। सही है, पार्टिकल नेचर में ब्लैक बॉडी थियोरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा और फिर हमने स्पेक्ट्रा पढ़ा। अब
हम नेक्स्ट लेक्चर में नील्स बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ओके, होप यू क्लियर अबाउट ऑल द टॉपिक्स. ओके, if you like the video, if you really like video, then don't forget to press the like button and comment it. Okay, thank you.